गुड इवनिंग सबको ज्वाइन करने देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। मे बी ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी डाल दूँ। ठीक है, चलिए। ओके, अचानक से क्लास लेना हो गया, टाइमिंग डिसाइडेड था नहीं। कोई नहीं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरा ऑडियो भी क्लियर होगा आई थिंक, और वो वीडियो भी क्लियर होगा। चलिए, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, और आज ही नहीं, इससे पहले भी जो क्लासेस मैंने कराया है उसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं करा चुका हूँ। मैं आपको सब मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, मीन्स जितने भी किताबें हैं उसमें से सब मिक्स करके मैं सरफेस माइनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप एनसीएल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एनसीएल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप सरफेस माइनिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ो। हल्के फुल्के अगर आप पढ़ोगे, जैसे डीजे देशमुख से पढ़ लिए या सुनील कुमार सिंह से पढ़ लिए या एक एक गोराई से सिर्फ पढ़ के चले गए, तो उससे नहीं बन पाएगा। आपको सब किताबों से निचोड़ के जो पॉइंट्स है, जो मेन चीजें हैं, सब पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो हर किताब को मिक्स करके आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक किताब पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उसमें से जो सबसे बेस्ट माइनिंग का बुक कह सकते हैं सरफेस माइनिंग के लिए, सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी, उससे हम पढ़ा रहे हैं आपको। अभी तक आपने बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस आपका बहुत सारे पोर्शन का ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, आपका रेगुलर क्लास चल रहा है, अभी पर डे क्लास चल रहा है, संडे छोड़ के। इतना सारा पोर्शन आपका हो चुका है अभी लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो आपको इसको कंटिन्यू करते रहना है। इसमें पीडीएफ वगैरह भी डाला हुआ है। ओपन कास्ट का जहाँ तक पीडीएफ है उसको मैं थोड़ा सा, उसमें कुछ इमेजेस मेरे को सुधारने हैं, है ना, इसीलिए इसमें इमेज नहीं, इसीलिए इसको नहीं डाला हूँ। बाकी आपको पीडीएफ भी एकदम सिंपल भाषा मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालूँ, तो उसके लिए आपको, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ब्लैक डायमंड ऐप सर्च करना है। ब्लैक डायमंड ऐप सर्च करने के बाद आपको ब्लैक डायमंड ये लोगों के साथ ऐप मिल जाएगा, सेम लोगों के साथ। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, 4.8 रेटिंग के साथ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको चले जाना है बैचेज पे डायरेक्ट, और जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। WCL प्लस MCL बैच कर सकते हैं, और NCL बैच कर सकते हैं। स्पेशल बैच में लाइव क्लास पर डे हो रहा है। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या जो भी चाहे ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो प्रीवियस क्लास में अभी तक, ठीक है, चलिए, जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट टॉपिक पे आते हैं बाबू, इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले जो पढ़ाएंगे उससे पहले कुछ फोटोज दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, कुछ फोटोज दिखाएंगे पहले। ये देखिए, ये क्या है, ये एक ओपन कास्ट माइंस है। ये ओपन कास्ट माइंस है। यहाँ पे बेंच फेलियर हुआ है, ये आपको दिख रहा है कि एक फेलियर है, बेंच फेलियर हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेंच स्लोप फेलियर, यानी कि हाई वॉल स्लोप फेलियर, जिसको हम लोग स्लोप फेलियर भी बोल सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। स्लोप का स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्लोप स्टेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। मेन रीजन क्या होता है बेंच फेलियर के, वो पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है बेंच का, बेंच स्लोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो पढ़ेंगे, है ना। कैसे निकालना है मतलब तो जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो अलग अलग सिस्टम लगाते हैं, उसके बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे। तो कुल मिलाकर के डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर बेंच फेलियर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, अगर होता है तो कितने टाइप का होता है, उसको कैसा दिखता है, कैसे पहचानेंगे, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये फोटो देखिए, चलिए दूसरा एक फोटो देखिए। ये फोटो देखिए, ये आपको दिख रहा है, कोना से धस गया है पूरा, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको दिख गया। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो बहुत सारा फोटोज आपको यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। बहुत सारे फोटोज दिख जाएंगे आपको, जिसमें अलग अलग टाइप के बेंच आपको दिखे होंगे कैसे धस गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस फोटो को देखो, इस फोटो को देख रहे हो, ठीक है। अभी खाली फोटो देखो पहले, ओके। चलिए, और मैं फोटोज आपको दिखाता हूँ। आज भी मैं याहू यूज करता हूँ, चल रहा है थोड़ा, ठीक है। कुल मिलाकर के बेंच के जो अलग अलग टाइप्स के स्लोप में जो फेल होता है, उस फेलियर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के फेलियर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। जैसे ये फोटो देखो,
आपको ये फोटो दिख रहा है, चलिए ये तो हाईवाल माइनिंग ऑपरेशन का है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। चलो ठीक है, कुल मिलाकर के अलग अलग टाइप के जो आपको मैंने फोटो दिखाया, कभी कभी देखो इसे डंपर उलट जाता है बाबू, है ना, ऐसे देखो ये टीपर उलट गया है ना, ऊपर वाले बेंच से गिरा होगा खसक के, स्लाइड करके। तो ओपन कास्ट माइंस में जब आप काम करेंगे ना, तो ऐसी चीजें आपको कभी कभी देखने को मिल सकती हैं, ऐसी चीजें आपको कभी कभी देखने को मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। भगवान ना करे कि ऐसी चीजें आपको कभी भी देखने को मिल सके, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ और भी चीजें बता देता हूँ। जैसे राजमहल का जो डिजास्टर है बहुत ज्यादा फेमस है, वो राजमहल का जो डिजास्टर हुआ था काफी ज्यादा फेमस हुआ था, काफी ज्यादा लोग उसमें, लगभग 20 आदमी 26 आदमी मारे गए थे उसमें, ठीक है, बहुत बड़ा फेलियर हुआ था वो। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी कि यार ये ना आपका, देखो ये मशीन है बाबू, ये है ना आपका टीपर है, देखो परखच्चा उड़ चुका है। अब ये तो है कि बाहर बाहर, अंदर कितना दब गया उसके बारे में तो आपको आइडिया ही नहीं है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ है कि भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पे ऐसे फेलियर हुए हैं। भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसे माइनिंग के डिजास्टर होते रहते हैं या हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक पे, अब हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ चुका है। चैप्टर 1 में तो आपको पढ़ाए थे बहुत सारा, फिर माइनिंग लेआउट वगैरह भी मैंने आपको बताया था कि माइनिंग का लेआउट कैसे डिसाइड होता है, खान कहाँ पे होगा, यानी कि कहाँ पे आपका माइंस होगा, कहाँ पे वर्कशॉप होगा, कहाँ पे आपका कोल यार्ड होगा, कहाँ पे आपका ओबी डंप होगा, कहाँ पे आपका स्पॉइल डंप होगा, कहाँ पे आपका कोल क्रशर होगा, कहाँ पे आपका वर्कशॉप होगा, कहाँ पे आपका बेल्ट कन्वेयर होगा, कहाँ पे आपका ऑफिस होगा, कहाँ पे आपका कॉलोनी होगा, कहाँ पे आपका वाटर रिजर्व होगा। ये सब का सब डिसाइड करने के कुछ पैरामीटर्स थे जो कि हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ओके। प्रीवियस, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी का चैप्टर 1 को पूरे अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। उसका हाइट ऑफ बेंच कितना होना चाहिए, विड्थ ऑफ बेंच कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक स्टडी का डाटा क्या कहता है, साइंटिफिक स्टडी का डाटा भी हमने एक प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, कि कैसे कैसे हम डिसाइड करते हैं कि बेंच का स्लोप कितना होना चाहिए, है ना। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री कब होना चाहिए भाई, वो भी मैंने आपको बताया था। और कब है जब आप 25 डिग्री रखेंगे, कब है जब आप 30 डिग्री रखेंगे, कब है जब 80 डिग्री रख सकते हैं, और कब है जब 85 डिग्री भी रख सकते हैं। तो ये सब हमने कल प्रीवियस क्लास में साइंटिफिक डाटा, ये जो आपका समीर कुमार दास का किताब है उसका ये साइंटिफिक डाटा, इसको भी हमने बताया था कल। सॉफ्ट क्ले, हार्ड क्ले, सब मैंने समझा था, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं आगे। उसके बाद बेंच का हाइट क्या होगा, बेंच का विड्थ क्या होगा, बेंच की चौड़ाई क्या होगी, है ना, बेंच का स्लोप क्या होगा, डंप का स्लोप क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज हमने बताया था आपको, ठीक है। अब आते हैं स्लोप स्टेबिलिटी पे। स्लोप स्टेबिलिटी, तो स्लोप स्टेबिलिटी वाला ये कहता है कि भाई 18% दुर्घटनाएं जो भारत में हुई है, 1-2% नहीं, 18% दुर्घटनाएं जो भारत में हुई है वो हुआ है आपका डंप फेलियर या स्लोप फेलियर के कारण। चाहे वो डंप का फेलियर रहा हो, चाहे वो बेंच का फेलियर रहा हो, कुल मिलाकर के भारत में जो 18% दुर्घटनाएं हुई हैं वो इसी कारण से हुई है कि हमारा जो बेंच है, हमारा जो साइड है वो स्लाइड कर जाता है। हमारा जो बेंच है, साइड है, वो क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। इसी के कारण ये सब दुर्घटनाएं होती है। अब ये दुर्घटनाएं होने से हमारा क्या क्या नुकसान है, पहला तो भाई मैन पावर का नुकसान है, आदमी मर जाएगा, दब जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी चलेगा अलग, माइंस का सत्यानाश हो जाएगा, माइंस बंद हो जाएगा, सेक्शन 22 लग जाएगा, है ना। अब तो सेक्शन 22 नाम का चीज नहीं है, इंस्पेक्टर को फिर भी पावर दिया गया है कि वो काम बंद कर सकता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो लग सकती है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोडक्शन का नुकसान होगा, हमारा प्रोडक्शन बहुत दिनों के लिए बंद हो जाएगा, माइंस आपका फैटल एक्सीडेंट होने के कारण इससे जूझेगा। कंपनी को नुकसान होगा क्योंकि कंपनी को ले ऑफ कहना पड़ेगा। ले ऑफ का मतलब होता है जब कंपनी अपने साइड से काम बंद रखती है किसी भी कारण से, तो उसको हम लोग ले ऑफ बोलते हैं। इस सिचुएशन में ये नियम होता है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको आपको बेसिक पैसा तो देना ही है, बेसिक भत्ता जो होता है वो आपको देना ही है, ठीक है। काम हो चाहे नहीं हो, प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, उसको आपको बेसिक पैसा देना है, ठीक है। तो ले ऑफ का भी खर्चा पूरा कंपनी को उठाना पड़ता है, क्योंकि दुर्घटना हो गई तो उसको समेटने में, उसको ठीक करने में, इंक्वायरी क्लियर होने में और डीजीएमएस का क्लियरेंस आने में बहुत समय लग जाता है, महीनों महीनों काम बंद हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में
बहुत सारा नुकसान भी होता है कंपनी को, और प्लस मैन पावर का भी नुकसान होता है, बहुत कुछ होता है। इसीलिए ओपन कास्ट माइंस में अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा डर जो सताता है आपको, तो ये सताता है कि भाई कभी भी कोई बेंच, स्लोप, डंप ये सब फेल ना हो। अगर ये फेल हो गया बाबू तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ दुर्घटनाओं का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, है ना, ताकि आपको जस्ट सेकेंड कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहला जो बहुत बड़ा माइंस है जिसके बारे में आप सुने होंगे, है ना, राजमहल कोलियरी। राजमहल ओपन कास्ट माइंस, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ईसीएल में। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका स्लोप फेलियर हो गया था, ठीक है। स्लोप फेलियर में लगभग कितने लोग मरे थे? तो 20 प्लस लोगों की डेथ हुई थी, यानी कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर था। और अगर हम कहें कि भारत में सबसे बड़ा ओपन कास्ट माइंस का डिजास्टर, ओपन कास्ट माइंस का नहीं, बेंच स्लाइड का सबसे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका डंप फेलियर, ठीक है। मैं आपको ना एक बार ना पूरा डाटा बता देता हूँ, ऐसे ना आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। अब ये जो राजमहल ओपन कास्ट वाला जो डिजास्टर हुआ था, इसका दूसरा नाम है ललमटिया ओपन कास्ट डिजास्टर, ओपन कास्ट माइन डिजास्टर। अरे यार एक सेकंड चलिए ठीक है, फिर से लिख देता हूँ। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इसको 2-3 नाम है बाबू। आप ललमटिया ओपन कास्ट माइन डिजास्टर भी बोलते हैं इसको। ये कब हुआ था बाबू? इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं राजमहल डिजास्टर भी कहते हैं, राजमहल ओपन कास्ट डिजास्टर भी बोलते हैं बाबू। ये कब हुआ था बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाबू, 2016 में। आपको पता है जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, ठीक है। 2016 में हुआ था ये। कौन सी सब्सिडरी कंपनी थी जिसके कारण ये डिजास्टर हुआ था? तो ये सब्सिडरी कंपनी का नाम था ईसीएल। क्या नाम था बाबू? ईसीएल नाम था। ईसीएल में ये दुर्घटना हुई थी, ठीक है ना। कितने लोग मिल गए थे? तो लगभग 20 प्लस लोगों की डेथ हो गई थी, 20 प्लस लोगों की डेथ हो गई थी। दूसरा जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ था ओपन कास्ट माइंस में, सब किताब नहीं मिलेगा, लिख लीजिए बाबू, लिख लीजिए, कहीं कॉपी कलम निकाल के लिख लीजिए। नहीं मिलेगा किताब में, खोज लेना, अगर मिलता है तो बताना। तालचर कोल माइंस में, तालचर कोल माइंस में लैंड स्लाइड भी कह लीजिए या फिर आप स्लाइड कह लीजिए, सिंपल भाषा में स्लाइड कह लीजिए। इसमें क्या हुआ था? इसमें कोयला का डंप स्लाइड हुआ था। कोयला का डंप क्या हुआ था? कोलैप्स कर गया था, स्लाइड कर गया था, ठीक है, स्लाइड कर गया था। तो इसमें आपका ये कहाँ पे है? ये है आपका एमसीएल में, ठीक है, एमसीएल में है ये, है ना। इसमें लगभग 15 के आसपास, नहीं 15 नहीं थे, 10 के आसपास थे, सॉरी 10 के आसपास थे, है ना। इतने लोग इसमें फैटल हो गए थे। इसके बाद था उरी मारी, है ना, उरी मारी ओपन कास्ट माइन डिजास्टर, ठीक है। उरी मारी ये कहाँ पड़ता है बाबू? ये हजारीबाग में पड़ता है, हजारीबाग में पड़ता है ये। और ये कहाँ पे? हजारीबाग कहाँ पे? झारखंड में है। हजारीबाग कहाँ पे है? झारखंड में है। तो बेसिकली इसमें क्या था? ये सीसीएल के अंडर में आता है। किस्मत बहुत अच्छा था कि माइंस उस टाइम ब्लास्टिंग का टाइम था, इसीलिए इसमें आपके सिर्फ 2 लोगों का फैटल हुआ था, 2 फैटल हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये किस्मत की बात है ना। उसके बाद कह सकते हैं आप एक तो जयंत ओपन कास्ट था, है ना। उसमें भी आपका स्लोप फेलियर हो गया था, ठीक है। इसमें भी आपका स्लोप फेलियर हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें आपका इंजरी हुआ था, कोई मरा नहीं था क्योंकि उस टाइम माइंस बंद था, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसे डिजास्टर हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आदमी मरेगा तभी हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। किस्मत अच्छा था कि उस टाइम आदमी नहीं था, नहीं तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति हो सकता था, बहुत लोगों को क्षति हो सकता था, नुकसान हो सकता था, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट है। ललमटिया ओपन कास्ट, राजमहल ओपन कास्ट, दोनों सेम नाम है। 2016 में हुआ था, डिजास्टर हुआ था, 20 से ज्यादा लोग मर गए थे, इसमें आपका डिजास्टर हो गया था, ठीक है। विंड स्लाइड, डंप स्लाइड हो गया था। तालचर कोल माइंस का है ये आपका, इसमें भी आपका कोल डंप का स्लाइड हुआ था, कोलैप्स हुआ था, एमसीएल में पड़ता है। उरी मारी किससे संबंधित है? उरी मारी डिजास्टर में
आपका हजारीबाग में हुआ था और यहाँ फैटल हुआ था 2 लोगों का, उसका जयंत ओपन कास्ट है, ठीक है। इसमें कोई मरे नहीं थे भाई। जयंत आपका कहाँ पड़ता है? एनसीएल में पड़ता है, ठीक है। चलो अब हम आपको बारी बारी से सबका फोटो दिखा के समझाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ये वाला देखिए, सबसे पहले आते हैं हम कि क्या होता है आखिर स्लाइड। तो देखिए ऐसा है कि 2 टाइप के स्लाइड होते हैं, या तो आपका बेंच का स्लोप का स्लाइड हुआ होगा, या तो आपका डंप का स्लोप का स्लाइड हुआ होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक चीज हुआ होगा, तो इसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, या तो बेंच स्लाइड हुआ होगा या तो आपका डंप स्लाइड हुआ होगा। बेंच स्लाइड अलग टाइप के होते हैं, डंप स्लाइड अलग टाइप के होते हैं। मैं आपको पहले टाइप दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेंच यानी कि जो ओपन कास्ट माइंस में बेंच बनाया जाता है, अगर उसमें किसी भी तरीके का फेल होता है तो उसको हम लोग बेंच स्लाइड बोलते हैं, या फिर बेंच स्लोप स्लाइड बोलते हैं। बेंच स्लाइड बोलते हैं या फिर वो बेंच स्लोप स्लाइड बोलते हैं। इसके जनरली 4 प्रकार होते हैं। इसके जनरली आपके बेसिकली है तो 5 प्रकार, मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको हम लोग 4 ही मेन इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम लोग 5 पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्लेनर फेलियर। प्लेनर फेलियर देखिए ऐसा दिखता है, कुल मिलाकर के कैसा होता है, बेंच बाय बेंच होता है। पूरा बेंच का जो एक बेंच है वो कट के नीचे गिर जाता है, मतलब आधा बेंच कट के नीचे गिर गया, ठीक है। एक बड़ा सा बेंच था, उस बेंच में से आधा कट के नीचे गिर गया, तो उसको प्लेनर फेलियर बोलते हैं। हम आपको फोटो भी दिखाएंगे ओरिजिनल वाला, आप टेंशन नहीं आइएगा नहीं। दूसरा होता है सर्कुलर फेलियर। उसमें बेंच होता है, बेंच के बीच का हिस्सा से एकदम सर्कुलर टाइप से गिरता है, उसको सर्कुलर फेलियर बोलते हैं। अभी फिलहाल नाम याद रखिए। इसके बाद होता है हमारा वेज फेलियर। वेज फेलियर एकदम कोना कोना टाइप का, ट्रेंगुलर टाइप का, या तो बीच से फटेगा या तो स्लाइड से टूट के गिर जाएगा साइड से, बेंच का साइड से, उसको हम लोग वेज फेलियर बोलते हैं, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद एक होता है टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो बेंच होता है ना, वो बेंच 2-3 छोटे छोटे टुकड़े में होके गिरता है ना। जैसे सीढ़ी बन जाता है ना, सीढ़ी छोटा छोटा सीढ़ी, वैसे सीढ़ी से सब टूट टूट के गिरेगा, सीढ़ी बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग फेलियर, है ना। और उसका एक होता है फेलियर ड्यू टू सीयर्ड एंड डिकम्पोज्ड रॉक, है ना। ये बेसिकली ये एक बेंच का नहीं होता है, ये 3-4 ठो बेंच का लगातार एक बार में हो जाएगा, और उसमें कुछ भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है, कुछ भी मिक्स हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है प्लेनर के साथ ये मिक्स हो जाए, उसके साथ ये मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये मिश्रण है बेसिकली। तो जनरली जो बेंच स्लाइड होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं बाबू। जो जनरली बेंच स्लाइड होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। हम अपना नोट्स भी पढ़ाएंगे, पहले किताब का दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली डंप फेलियर के ऊपर। हम आपको खाली फोटो दिखा रहे हैं, अभी एक एलिमेंट्री आइडिया दे रहे, पढ़ा रहे हैं हम आपको। देखिए डंप फेलियर जो होता है, जिसको हम लोग स्पॉइल डंप फेलियर बोलते हैं, वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है सिलिंड्रिकल फेलियर, ठीक है। दूसरा होता है मल्टीपल ब्लॉक यानी कि प्लेन वेज फेलियर, या कुल मिलाकर के इसको वेज फेलियर भी बोलते हैं। और तीसरा होता है फ्लो स्लाइड्स। क्या होता है? फ्लो स्लाइड्स होता है। जब हमारा अलग अलग टाइप के चट्टाने होते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के स्लाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डंप स्लाइड। तो डंप स्लाइड में और बेंच स्लाइड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना बाबू, नाम याद रखिए। डंप स्लाइड का नाम याद रखिए। डंप स्लाइड में सिलिंड्रिकल था, मल्टीपल ब्लॉक या प्लेन या वेज फेलियर भी था, फ्लो स्लाइड्स था, ठीक है। ये 3 टाइप के थे। जबकि हम बेंच स्लोप फेलियर पढ़े थे 5 टाइप का था। उसमें क्या क्या था? तो उसमें सबसे पहले तो हमारा प्लेनर फेलियर था, उसके बाद सर्कुलर फेलियर था, ठीक है। उसके बाद हमारा वेज फेलियर था, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपलिंग था, ठीक है। ये सब फेलियर था। तो अभी आपको इतना आइडिया लग गया। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। ओके चलिए, ये आपका एलिमेंट्री आइडिया क्लियर हो गया भाई क्या होता है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्यों होता है। इसमें देखिए सब कुछ डाला हुआ है। इसमें थोड़ा सा इमेज ऐड करना बाबू, बाकी मैं दे दूंगा एकदम सिंपल हिंदी भाषा में, ठेठ देहाती भाषा में। क्लास के बच्चों को तो मिल ही जाएगा, आपको खाली इसको पढ़ना है, बाकी आप समझ जाएंगे, है ना। तो अगर आपको बड़े बड़े किताबों पढ़ने में पसीने छूट जाते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, सिंपल है। ये सब अभी तक यहाँ तक पढ़ा चुके थे। चलिए काउजेज ऑफ स्लो फेलियर को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर बेसिकली माइंस में जो स्लो फेलियर होता है ना, वो किसके कारण होता है? मौसम की मार के कारण होता है। जनरली देखा जाता है कि बरसात के टाइम में ज्यादा स्लो फेलियर होते हैं, ज्यादा बेंच फेलियर होते हैं, ज्यादा डंप फेलियर होते हैं। जनरली बारिश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो बारिश के कारण होगा, देखो 3-4 कारण हो सकता है। सबसे पहले या तो बरसात के कारण होगा, बरसात में क्या होगा, पानी घुस जाएगा बेंच में, उसके कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है जब हम ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो हेवी ब्लास्टिंग करने के कारण से उसका जो झटका होता है, या अगर हम मशीनरी मार्च कर रहे हैं तो उसका जो वाइब्रेशन होता है, उससे वो ढीला पड़ता है और ओवरहैंग होकर नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये जनरली या तो ब्लास्टिंग या तो वाइब्रेशन क्रिएट हो, चाहे ब्लास्टिंग से हो, चाहे मशीनरी से हो, चाहे बरसात से हो, या पानी के कारण होता हो। जनरली ये कारण होता है। और तीसरे कारण होता है हाइट बहुत ज्यादा रखने से, हमारा ये कारण होता है, ठीक है।
बाकी हम लोग पढ़ते हैं। तो यही बोला गया है कि जब हमारा स्लो फेलियर होता है तो वो एक्शन ऑफ वियर के कारण होता है, मौसम की मार के कारण होता है, एक्शन वेदर के कारण होता है, हेवी मशीनरी के मार्चिंग के कारण होता है। ठीक है, उसका बोला गया है कि कॉम्पैक्ट रॉक के बीच में स्लोप ऑफ बेंच 70 से 85 डिग्री तक रखा जा सकता है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है कि जो कॉम्पैक्ट रॉड है, हार्ड रॉक है, वो हार्ड रॉक को हम लोग कितना रख सकते हैं, हार्ड रॉक को हम लोग रख सकते हैं 70 से 85 डिग्री। लेकिन मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी सोखता है, क्या करता है, पानी सोख लेता है। तो जो पानी सोख लेता है ना, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो ऐसे बेंच का जो एंगल ऑफ स्लाइड ये स्लोप होता है, वो एंगल ऑफ स्लोप कितना होता है पता है, 20 से 25 डिग्री। यानी कि जो आपका सीएमआर में लिखा है ना 45 डिग्री, उससे भी कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी सोख लेता है तो साइड से कट कट के गिरता है ना। तो इसको अगर हम ऐसे स्लोपी बना के रखेंगे तो वो नहीं गिरेगा, हमारा बेंच बना रहेगा। लेकिन अगर उसी को हम 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे इंक्लाइन कर दें या हम टेढ़ा कर दें, तो उस केस में वो पत्थर जो है वो पानी में गीला होने के कारण टूट टूट के गिर जाएगा। ठीक है, जनरली जो क्ले वाले होते हैं ना, क्ले वाले होते हैं, है ना, ये सब जो है वो पानी सोख लेता है, चिपचिपा जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो टूट टूट के गिरने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उस जगह पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। चलिए, बाकी यही बोला गया है कि आपका बेंच का जो स्लोप है 70 से 85 डिग्री भी रखते हैं आपका, अगर कॉम्पैक्ट रॉक होता है तो उस टाइम में। लेकिन हमको बेडिंग प्लेन को भी ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारा चीज बेडिंग प्लेन पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि एक पत्थर है, उस पत्थर में एक दूसरा पत्थर चिपका हुआ है, वहां पर भी हम उसका इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये पत्थर कभी ना कभी निकल के गिर जाएगा। तो जब कभी बेडिंग प्लेन हमारा चिपका रहता है तो उस केस में हमको ध्यान देना पड़ता है कि बेडिंग प्लेन का डायरेक्शन किधर है ना, ऐसे है, मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको बताता हूँ। बेडिंग प्लेन का एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये सब कुछ टॉपिक है ना बाबू, जिसको आपको बड़ा ही प्यार से धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, समझे। अगर प्यार से नहीं पढ़ेंगे ना तो ये सब समझ में ही नहीं आएगा आपको। ठीक, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कुल मिलाकर के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे बेडिंग प्लेन है, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये देख रहे हो, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बेडिंग प्लेन है। एक वो बेडिंग प्लेन नहीं है आपका, बहुत सारे बेडिंग प्लेन है। बेडिंग प्लेन मतलब दो सरफेस के दो चट्टानों को जो जोड़ रहे हैं, तो अलग अलग पत्थरों को जो जोड़ रहे हैं, तो बीच में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बेडिंग प्लेन है यार, है ना। अगर सोचो ये बेडिंग प्लेन ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता, मतलब कुल मिलाकर के जो वर्टिकल टाइप के आपको दिख रहे हैं वो वर्टिकल टाइप ना दिखते, हॉरिजॉन्टल टाइप दिखता, तो क्या हम इस बेंच को खड़ा रखते हैं? नहीं रख पाते बाबू, खड़ा नहीं रख पाते। फिर इसको हमको ज्यादा स्लोपी करना पड़ता है। अगर हम ज्यादा स्लोपी नहीं करते तो पत्थर एक बार में पूरा चट्टान अलग होकर गिर जाता, दूसरा चट्टान एक बार में अलग होकर गिर जाता, तो ऐसे लगातार स्लाइड्स होते रहते, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत था ऐसा। इसीलिए हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। हमको बेडिंग प्लेन को भी ध्यान में रखना पड़ता है, यानी कि पत्थर का जो ओरिएंटेशन है, जो दिशा है, जो बनावट है, उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं, खास ध्यान रखते हैं। हम लोग सिर्फ ये देख के नहीं रख सकते हैं कि हाँ ये पत्थर अगर सैंडस्टोन है तो हम सैंडस्टोन है तो हमको सैंडस्टोन हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने सैंडस्टोन में पढ़ा था कि सैंडस्टोन जो अगर पत्थर रहेगा तो उस केस में हम ज्यादा इंक्लाइनेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादा इंक्लाइनेशन कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसका हम लोग फार्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, कुछ चीजों को हमको और भी चीजें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, सिर्फ हम पत्थर को ध्यान में रख के, जस्ट सेकंड में लिख ही देता हूँ यार, एक मिनट रुको। जैसे आपको मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि अलग अलग चट्टानों पर डिपेंड करता है कि स्लोप कितना होगा। ठीक है, अगर हमने आपको कहा था कि साइंटिफिक स्टडी में ये ऐसा पाया गया है कि कुछ जो चट्टानें होती हैं, जैसे आपका, रुको यार, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आप एनसीए की तैयारी कर रहे हैं ना। बाकी सब्सिडरी के लिए तो खाली स्लोप पढ़ लोगे, स्लाइड पढ़ लोगे, है ना, कौन कौन से टाइप के फेलियर होते हैं तो हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें एनसीएल में नहीं होगा बाबू। जैसे अगर मान लीजिए सॉफ्ट क्ले है, तो सॉफ्ट क्ले के बारे में आपने पढ़ा था ना कि 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक हम बेंच का स्लोप रख सकते हैं। यानी जो हमारा स्लोप रहेगा बेंच का, उस बेंच को हम 25 से 35 डिग्री तक रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये ना जो सॉफ्ट क्ले होता है ये पानी सोखता है, और पानी सोखने के कारण ये टूट टूट के गिरता रहता है। इसीलिए हमको इसका इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, ताकि ये इतना, लगभग देख रहे हैं इतना इंक्लाइन कर देना। अब इसमें क्या टूट के गिरेगा? ये नहीं गिरेगा टूट के,
इसी तरह से दूसरा जो हम पढ़े हैं वो पढ़े हैं हार्ड सेल अगर रहे, है ना, हार्ड सेल रहे मतलब अगर हमारा पत्थर थोड़ा ज्यादा मजबूत है या सैंड स्टोन रहे, तो ये सब हम जानते हैं कि थोड़ा मजबूत पत्थर है। लाइम स्टोन है, जानते हैं कि ये सब मजबूत पत्थर है। डोलोमाइट है, ये सब हमारा मजबूत पत्थर है बाबू। तो इसमें 40 डिग्री से 50 डिग्री तक हम इंक्लाइनेशन रख सकते हैं। ये सब साइंटिफिक स्टडी से डिसाइड किया गया है। इसके बाद कुछ होते हैं आपके इग्नियस रॉक जो थोड़ा मजबूत टाइप के होते हैं, या मेटामॉर्फिक भी है तो मजबूत टाइप के है ना। तो उस केस में हम 50 डिग्री से 60 डिग्री रखेंगे। और अगर हमारा मान लीजिए थोड़ा सा आपका ये एवरेज वाला है, ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा हार्ड टाइप का है, वेरी हार्ड कह सकते हैं, वेरी हार्ड टाइप का अगर इग्नियस या मेटामॉर्फिक है, तो उस केस में हम 60 डिग्री से 70 डिग्री भी रख सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि जब आप पिट बेंच पे चले जाते हैं, पिट स्लोप के अल्टीमेट बेंच पे चले जाते हैं, अल्टीमेट मतलब एंड ऑफ द लाइफ पे पहुंच जाते हैं माइंस का, तो उस केस में आप 80 डिग्री से लेकर के 85 डिग्री तक भी इंक्लाइन रख सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो ये सब हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, तो उसको ध्यान में रख के अगर हम बेंच को डिसाइड कर देंगे तब भी फेलियर हो सकता है, क्योंकि हमने आपको एक एग्जांपल दिया बेडिंग प्लेन का, कि बेडिंग प्लेन बहुत डिपेंड करता है। अगर बेडिंग प्लेन आपका बहुत ज्यादा मात्रा में है और कुछ ऐसा है जिससे पत्थर टूट के अलग होकर गिर सकता है, तो हमको बेडिंग प्लेन भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ साइंटिफिक स्टडी करके देख लिए, तो बेडिंग प्लेन का भी हमको देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हमको ये देखना पड़ता है कि वो पत्थर का प्रेशर किधर जा रहा है, उसमें पानी कितना है, पानी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहाँ कहाँ दरारें हैं, कहाँ क्रैक है, पानी का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो सब चीज हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इसी तरह से जब ड्रैगलाइन बेंच की हम बात करते हैं कि ड्रैगलाइन बेंच क्यों स्लाइड कर जाता है, ड्रैगलाइन बेंच का स्लाइड करने का क्या रीजन होता है ना। तो ड्रैगलाइन बेंच में भी हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे बोला गया है कि ड्रैगलाइन तो ऑब्वियस बात है बहुत बड़ी मशीन है, 50-50 मीटर का बेंच होता है ड्रैगलाइन का। अगर एक एवरेज बात करें ना, एक नॉर्मल बेंच, ठीक है, एक नॉर्मल बेंच की बात करें तो जनरली 50 मीटर होता है, बट इंडिया में बात करें, इंडिया में तो 40 मीटर तक ये सीमित होता है। तो इंडियन जो ड्रैगलाइन के बेंच होते हैं वो 40 मीटर हाइट के होते हैं, ठीक है, जनरली 40 मीटर हाइट के होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका 96/24 है ना, या कौन सा ड्रैग लाइन है, ठीक है। तो ये बेसिकली 96 बताता है उसका बूम का रेडियस, और 24 बताता है आपका बकेट कैपेसिटी, ठीक है। तो ऐसे दिखाता है, जैसे आपको मान लीजिए कोई ऐसा लिख दे, कोई बेंच का, कोई ड्रैग लाइन का ऐसा लिख दे कि भाई ये जो ड्रैग लाइन है, इस ड्रैग लाइन का जो डायमेंशन है वो है आपका 110/30। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 है वो क्यूबिक मीटर बताता है, उसके बकेट कैपेसिटी को बताता है, और 110 जो है वो दूरी को बताता है कि भाई कितना दूरी तक वो ड्रैग लाइन उस चीज को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्लो फेलियर पे। स्लो फेलियर क्यों होता है आपने पढ़ा, और क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्लेनर फेलियर। यहाँ से अच्छे समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंने इमेज नहीं डाला है, जो कि मैं डाल दूंगा, तो घबराना नहीं, मैं किताब पे ही लेके आता हूँ। सबसे पहले है प्लेनर फेलियर, ठीक है। चलिए अब मैं प्लेनर फेलियर आपको दिखाता हूँ। देखो बाबू, ये दिख रहा है आपको, ये इमेज दिख रहा है, ये है प्लेनर फेलियर। ये क्या है, ये प्लेनर फेलियर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो बेंच है बीच से टूट के गिर जा रहा है। जो लाल वाला पोर्शन जहां भी दिखेगा समझना यहाँ से टूट रहा है। देखो यहाँ लाल पोर्शन यहाँ से टूट रहा है, ये देखो लाल पोर्शन यहाँ से टूट रहा है, ये देखो लाल पोर्शन यहाँ से टूट रहा है, ठीक है। तो अब ये जो प्लेनर फेलियर आप देख पा रहे हैं, उसमें ये देख पा रहे हैं कि लाल वाला जो जगह है, मतलब एक पर्टिकुलर बेंच हुआ करता था, बेंच आधा बीच से टूट के गिर गया भाई। बेंच आधा टूटे या पौना टूटे, कुछ भी टूटे, मतलब कुल मिलाकर के वो बेंच टूट के गिर गया नीचे, इसको बोलते हैं प्लेन फेलियर। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन फेलियर होते हैं। तो इस बेसिकली क्यों होता है, ये डिसकंटिन्यूटीज ऑन द बेंच स्केल, इनर रैम्प स्केल एंड पिट वाल स्केल। अब ये सब जो नाम लिखा हुआ है, इनर वाल स्केल, पिट स्केल, तो बेसिकली ये आ गया आपका हाईवाल, ठीक है। तो ये हाईवाल हो गया, तो इसको आप हाईवाल बोलेंगे। अब चूंकि टूट के गिर रहा है तो ये अंदर की तरफ गिर रहा है, इसलिए इसको इनर वाल बोल देंगे। गिरने के बाद बोल देंगे इनर वाल हो गया था ये, है ना। इनर वाल जो है, इनर वाल स्केल से ये टूटा था। पिट वाल की तरफ गिर रहा था, मतलब नीचे के साइड गिर रहा था, और वाल स्केल है, मतलब थोड़ा सा बात। कुल मिला करके देखो प्लेनर फेलियर क्या होता है बाबू। प्लेनर फेलियर होता है जिसमें बेंच हमारा प्लेन से, यानी कि बेंच हमारा दो टुकड़ों में टूट के नीचे गिर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर फेलियर। प्लेनर फेलियर का एग्जांपल, अगर रियल एग्जांपल देखना हो तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। जस्ट अ सेकंड। स्पेलिंग भी मेरा इतना अच्छा है ना, क्या बताएं। अगर मिलता है एग्जांपल तो बहुत अच्छी बात है।
अभी माइनिंग का चीज ऐसा है ना, अगर मैं बेंच लिख के सर्च मारता हूँ तो मेरे को फ्लिपकार्ट का लिंक देने लगता है, ये लो बेंच 4000 में। अजीब है यार, तो ये देखना पड़ता है। देखो प्लेनर बेंच फेलियर, जैसे ये एग्जांपल जो दिखा रहा है ना, नहीं यहाँ भी नहीं दिख रहा है यार फोटो, तो बाबू इसका रियल इमेज तो मिल नहीं रहा है, आपको डायग्राम से ही समझना पड़ेगा, बट रियल को ही मैं डायग्रामिक बना के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला बेंच आपको दिख रहा है, ठीक है, इस बेंच में अगर हम मान लीजिए यहाँ से टूट के ये बेंच नीचे गिर गया होता पूरा का पूरा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लेनर फेलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेनर फेलियर बोलते हैं। तो प्लेनर फेलियर आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगला वाला पे, अब बढ़ते हैं अगला वाला पे। अब होता है वेज फेलियर। तो वेज फेलियर कैसा होता है ना कि एक यहाँ पे तो ऐसा ट्रायंगल दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में ट्रायंगल में नहीं टूटता है, वो इरेगुलर शेप में टूटता है। ठीक है, ऐसे इरेगुलर शेप में टूटता है, इसको बोलते हैं वेज फेलियर। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर बीच वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, अब बीच वाला पोर्शन बहुत ज्यादा पानी खा चुका है, मतलब पानी सोख चुका है, तो अभी सी बात है जो पानी सोख चुका है वो वाला हिस्सा पहले टूटेगा, तो वो टूटता है ना, और उसके कारण ये क्या बनता है? ये वेज फेलियर क्रिएट करता है। वेज फेलियर का मैं आपको फोटो दिखा पाता हूँ तो दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये वेज फेलियर का फोटो है, यहाँ दिख रहा है ना, इसको अगर आप जोड़ोगे, ठीक, ये सर्कुलर हो गया यार, सर्कुलर हो गया, रुक जाओ। अब सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, इमेजेस तो भाई जैसे तैसे मिल रहा है। जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर के जहां तक हुआ है वहां तक को आप एक ड्रॉ करते हैं, जैसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जहां तक हुआ है उस पॉइंट को साइड में इंडिकेट करते हैं प्रॉपर पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? इन सभी पॉइंट को मिलाते हैं, इन सभी पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि किस टाइप के फेलियर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वेज टाइप के फेलियर है। कैसे देखे भाई वेज टाइप के फेलियर है? आपको देख के समझ में आए चाहे नहीं है, आप एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो जहां जहां से शुरू हुआ है, ठीक है, वहां वहां आपने एक पॉइंट दे दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है, यहाँ हुआ है आपका लास्ट पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट को आपने चिन्हित कर लिया। अब इस एक्सट्रीम पॉइंट को फिर बीच बीच में अगर मान लीजिए आपने इंडिकेट कर दिया, तो ऐसे करके आप बीच बीच में जहां जहां से भी हुआ है वहां पे ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। देखो वेज फेलियर जो होता है ना, वो छोटा सा फेलियर होता है, बहुत बड़ा फेलियर नहीं होता है वो, है ना। इसलिए क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर जगह पे होता है फेलियर। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पर्टिकुलर वो जो बेंच है उस जगह पे हो सकता है पानी का सीपेज बहुत ज्यादा रहा हो सकता है पानी बहुत ज्यादा वो सोख चुका हो, खा चुका हो, इसके कारण जनरली वेज फेलियर होता है। वेज फेलियर जनरली देखा जाता है कि माइक्स में जो कॉर्नर हुआ करते हैं वहां पे होता है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ये बेंच सीधा जा रहा था, फिर यहाँ पे टर्निंग लिया, फिर ऐसे गया, तो ये जो टर्निंग वाला हिस्सा है, क्योंकि इसमें ज्यादा फोर्स पड़ रहा है, शियर फोर्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसके कारण ये वाला बेंच जो है वो फेल हो गया। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फेलियर आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? ये वेज फेलियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला वाला पे आते हैं। अब खाली पहचानना सीखो। अब ये सर्कुलर फेलियर है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? तो जहां से शुरू हुआ है वहां हम पॉइंट करेंगे, जहां खत्म हुआ है वहां पे हम पॉइंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं खत्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे जैसे होता गया है वहां वहां पे हम ऐसे ऐसे सर्कल बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे सर्कल मतलब डॉट बनाते चले जाएंगे, डॉट बनाते चले जाएंगे, ठीक है। सर्वे लोग ऐसे ही करता है। उसके बाद सभी डॉट को हम मिला देंगे, सभी डॉट को हम मिला देंगे। ये कौन सा टाइप का फेलियर हो गया बाबू? सर्कुलर टाइप का। अब देखो एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनेगा, है ना, नेचर है वो। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक सर्कुलर फेलियर है। तो बाबू आपको सर्कुलर फेलियर, प्लेन फेलियर और वेज फेलियर इतना क्लियर हो गया, बस मेरे को इतना बता दीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत प्यार से पढ़ेंगे ये सब टॉपिक, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है उसमें मैं बहुत टाइम देता हूँ, आपको पता ही है, इतना क्लास किए तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। चाइना में अक्सर होता है जी, सही बात है। देखो यार, आदमी ना कहता है कि चाइना बहुत डेवलप है, चाइना में इतने डिजास्टर होते हैं माइनिंग को लेके। जैसे यहाँ पे डीजीएमएस कितना स्ट्रिक्ट है, एक एक्सीडेंट होता है तो समझ में आ जाता है, डीजीएमएस आता है, इंक्वायरी करता है, माइंस रोक देता है, बंद कर देता है प्रोडक्शन,
बहुत सारी चीजें होती है ना। उसके बाद आपका इंटरनल सेफ्टी कमेटी है, आईएसओ है, हेडक्वार्टर है, इतना सारा इंक्वायरी होता है, पागल हो जाता है। लेकिन चाइना में इतना नियम कानून नहीं है बाबू। चाइना में अगर आप माइंस में ड्यूटी करने जाओगे ना, तो समझ लो जान हथेली पे लेके जा रहे हैं, जैसे तैसे चलता है वहां का सिस्टम, वहां तो होता रहता है। समझ में आ गया बाबू? एक बार बताइए, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े हम। चलिए, तो देखो बाबू, मैं आपको अभी तक समझाया हूँ प्लेन फेलियर, सर्कुलर फेलियर, बेंच फेलियर, वेज फेलियर, ठीक है, इसको वेज फेलियर है ना। तीनों का तीनों आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं टॉपलिंग फेलियर। टॉपलिंग फेलियर क्या होता है? देखो, अगर कोई बेंच जब बहुत ज्यादा हिस्सा, अगर एक पर्टिकुलर बेंच कमजोर हो जाए, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर बेंच कमजोर हो जाए, नीचे का बेस हमारा मजबूत हो, खाली बेंच हमारा कमजोर हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? ठीक है, उस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है? टॉपलिंग हो सकता है। उस कंडीशन में क्या हो सकता है? टॉपलिंग हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि कॉलमनर स्ट्रक्चर में वो सेपरेट हो जाता है, ठीक। जैसे मैं आपको गूगल मारूंगा तो दिखेगा। गूगल में खोजने जाओ ना तो मिलता नहीं है यार कुछ। चलो कोई नहीं, मैं ही समझा देता हूँ यार, है ना। टॉपलिंग तो आपको दिखेगा नहीं कहीं पे। एक पर्टिकुलर बेंच के लिए होता है टॉपलिंग। तो अगर टॉपलिंग होता है तो पर्टिकुलर बेंच में जो है उसके नीचे जो है उसी को अफेक्ट होता है, पूरा पूरी आदमी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक। देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये बेंच है, ये दूसरा बेंच है, तीसरा बेंच है, ऐसे करके ये चौथा बेंच, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही वाला बेंच जो सबसे ऊपर वाला बेंच है वो 2-3 हिस्सा में टूट गया, ऐसे ऐसे करके लगातार टूट गया और टूट के गिर गया, टूट के गिर जाएगा, तो पहला वाला जो बेंच है वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं दिखा दे रहा हूँ। अरे यार, दूसरा वाला बेंच आपको ऐसा है, तीसरा वैसा है, चौथा ऐसा। मतलब पहला बेंच आप देख रहे हैं कि टॉपलिंग हो गया है, टूट टूट के गिर गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर बेंच कमजोर आप बनाए हैं, अगर आप उसका स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाए तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर बेंच का स्ट्रक्चर सही से डिजाइन नहीं किए हैं तो जाके फिर वैसा होता है ना। ठीक है, जैसे होता क्या है जनरली, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, हमारा जो बेंच होता है ना, बेंच के हम जनरली 4 लेयर होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी रोड बना रहे हैं या बेंच बना रहे हैं तो हम लोग जनरली उसमें 4 लेयर बिछाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारा हो जाता है सब ग्रेड, फिर हमारा हो जाता है सब बेस, ठीक है, फिर हमारा हो जाता है बेस, ठीक है, और फिर हमारा हो जाता है वियरिंग सरफेस, फिर हमारा हो जाता है वियरिंग सरफेस, है ना। अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा बाबू। खाली ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा। देखो, एनसीएल पिछली बार पूछा था, जरूरी नहीं कि यही पूछे, आपको अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा कि आखिर सब ग्रेड होता क्या है, सब ग्रेड में किस टाइप के लेयर होते हैं, सब ग्रेड में कौन से टाइप के पत्थर होते हैं, कॉम्पैक्टेड पत्थर में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। उसका सब बेस में आप पढ़ेंगे कि सब बेस जो होता है वो जनरली किस टाइप के सॉइल से, सब ग्रेड टाइप के जो सॉइल होते हैं उससे जनरली मिलकर बनता है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ड्रेन होता है कि नहीं, स्वेलिंग होता है। उसके बाद बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे वियरिंग सरफेस के बारे में। तो शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं कि इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होकर सही तरीके से फॉलो नहीं किए हैं आप, जैसे तैसे बना दिए, तो उस केस में पर्टिकुलर बेंच का फेलियर हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉपलिंग ऑफ बेंच बोलते हैं। टॉपलिंग ऑफ बेंच कैसा दिखता है बाबू? टॉपलिंग ऑफ बेंच देखो, फोटो देखो, ये देखो फोटो दिख रहा है, ऐसा दिखता है बाबू। जैसे आपका ब्रेड होता है ना, ब्रेड को आप जब लाते हैं खरीद के, तो देखो ऐसे ही ब्रेड रहता है ना, तो वही ब्रेड वाला समझिए, ठीक है। अब समझते हैं रीजन क्या है। देखो, रीजन तो मैं आपको बता ही दिया हूं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में फिर भी बता देता हूं, है ना। सबसे पहला रीजन होता है कि भाई वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन चाहे आप कैसे भी कैलकुलेट मतलब बनाइए, ठीक है। जैसे आपका ब्लास्टिंग का जो झटका होता है, बेसिकली वो डायनेमिक वाइब्रेशन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद और वो वेरिएशन करता है, ऊपर नीचे जाता है। इसके बाद एचईएमएम को मार्चिंग करेंगे तब वाइब्रेशन होगा। अर्थक्वेक अगर आ गया, है ना, अर्थक्वेक अगर आ गया, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह के माइंस में आता रहता है, तो उसके कारण हो गया। भगवान ना करे भारत में कभी हाई एल्टीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए, क्योंकि अगर आ गया ना तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा अंडरग्राउंड माइंस, उसके ज्यादा अफेक्ट होगा ऑयल कास्ट माइंस, ठीक है। अंडरग्राउंड माइंस जो सेलो डेप्थ पे है, बहुत ज्यादा डेप्थ पे है तो उसको असर नहीं पड़ेगा, तो सेलो डेप्थ पे है ना, उस पर बहुत असर पड़ेगा। और भारत में ज्यादातर जो इंक्लाइन स्टार्ट होते हैं ना, वो सेलो डेप्थ ही होते हैं। अब देखो यार, जाओगे भी ओपन कास्ट माइंस में ना या अंडरग्राउंड माइंस में, तो या तो शाफ्ट से जाओगे तो इंक्लाइन से जाओगे। शुरुआत तो वो सरफेस से ही हुआ होगा, तो रास्ता तो सरफेस से ही होगा।
तो सरफेस के आसपास वाला पूरा रास्ता बंद हो जाएगा वाइब्रेशन के कारण। और ओपन कास्ट में तो भाई बेंच का बहुत बड़ा स्लाइड हो जाएगा, तो कभी ना हो ऐसा हाई मैग्नीट्यूड का बेंच स्लाइड, बहुत दिक्कत हो जाएगा यार। तो इंडोनेशिया वगैरह में होता रहता है, भारत में ये सब समस्या नहीं है। भारत में समस्या है खाली वो रेन का, है ना, जो पानी होता है ओपन कास्ट माइंस में घुस जाता है, तो पानी में बह जाता है आदमी, पानी में बेंच बह जाता है, पानी के कारण बेंच स्लाइड हो जाता है, ठीक है, यही जनरली होता है। और बाकी HMM के चपेट में आने से दुर्घटनाएं होती है, तो ये सब दुर्घटनाएं कॉमन होती है ओपन कास्ट माइंस में, ठीक। तो बेसिकली वाइब्रेशन, कुल मिलाकर के वाइब्रेशन। दूसरा है वाटर प्रेशर। अब देखो पानी के प्रेशर से भी होता है, पानी अगर मान लीजिए अंदर घुस गया है, इनरस हो गया उसका, पानी अगर अंदर घुस गया है ना, तो उस केस में क्या होता है, जॉइंट वगैरह में पानी धस जाता है, पानी घुस जाता है, तो अब वो अंदर से पूरा फूल चुका है पानी से, अब वो बेंच कभी भी स्लाइड कर सकता है। जिसमें पानी घुस चुका है बेंच में, उसका भरोसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ड्रेन बना के रखते हैं ताकि हमारा पानी डायरेक्ट बाहर जाए, माइंस के बाहर जाए या संप में जाए, हमारा बेंच के अंदर सोखे नहीं, ठीक है। इसीलिए लगातार ढलान बना के हम रखते रहे, है ना, ये सब चीजों को ध्यान देते हैं, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है बाबू। फिर हमारा होता है स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी, जिसको कुल मिलाकर के कह सकते हैं ये जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। जैसे जॉइंट वाला मैंने बताया, बेडिंग प्लेन वाला मैंने बताया, ठीक है। तो ये सब के कारण भी होता है कि हमको ये भी ध्यान में रख के रखना पड़ता है, उसके बाद ही हम बेंच को डिजाइन करते हैं। अगर हम ये चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो हमें आज नहीं तो कल बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अलग अलग रॉक मास का बनावट, स्ट्रेंथ, ये सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने RMR पढ़ा है ना बाबू, RMR पढ़ा आपने, क्या हो गया, अच्छा बोलो, RMR पढ़ा आपने। उसी तरह से ओपन कास्ट में ना SMR होगा, ठीक है। इसी तरह से ओपन कास्ट में क्या होगा, SMR होगा, और मैं SMR आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। SMR में आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। SMR का पूरी एक चार्ट है, डाटा है, वो सब डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे RMR को बोलते हैं रॉक मास रेटिंग बोलते हैं ना, उसी तरह से SMR को बोलते हैं स्लोप मास रेटिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले पत्थर का RMR निकालते हैं, RMR निकालने के बाद उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसमें पुट करते हैं और SMR निकलता है हमारा, ठीक है। तो SMR भी हमारे लिए ओपन कास्ट माइंस में बहुत जरूरी है, अलग अलग टाइप का SMR होता है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। भाई आपके लिए जरूरी है ना। चलिए देखो यहाँ पे ना कुछ अलग टाइप के दिए हुए हैं, ये जनरली डंप के केस में इस्तेमाल होते हैं। डंप में देखो अगर ऊपर का हिस्सा कट गया तो उसका हम एक नाम दे देते हैं कि ये हाई स्ट्रेंथ वाला, तो इसको हम लोग स्लो फेलियर इसको तो कहेंगे। टो फेलियर बोलते हैं जब पूरा टो से टूट जाता है, और बेस फेलियर बोलते हैं जब सीधे बेस का हिस्सा डैमेज होता है। बताते हैं, हम आगे बताते हैं, तो इमेज डाल दिए हैं, ठीक है, बताते हैं, जस्ट सेकंड। चलिए, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ बाबू, आपको इरिटेशन लग रहा होगा, लेकिन मैं करूंगा, क्या करूँ, ड्यूटी है, नौकरी है। देखो हमने आपको बताया स्लो फेलियर क्या होता है, हमने आपको बताया भारत में 18% दुर्घटनाएं होती है ओपन कास्ट माइंस, वो सिर्फ स्लो फेलियर के कारण होती है। उसके बाद हमने आपको कुछ माइंस का नाम बताया, आपको माइंस का नाम एकदम याद रखना है, जुबान पे भूलना नहीं बाबू, कभी नहीं भूलिएगा, कभी भी हम आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा राजमहल ओपन कास्ट माइंस, जिसको हम लोग ललमटिया कोलियरी बोलते हैं, ललमटिया ओपन कास्ट माइंस भी बोलते हैं, ये दोनों सेम है। ये ECL में हुआ था। सबसे बड़ा जो आपका फेटल हुआ था, सबसे बड़ा डिजास्टर जो हुआ था स्लोप के केस में, है ना, यानी कि बेंच स्लाइड, डंप स्लाइड हुआ था, ये आपका ECL में हुआ था। और ये कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 20 से ज्यादा लोग फेटल हो गए थे, मर गए थे, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्लोप डिजास्टर हुआ था, सबसे बड़ा स्लोप डिजास्टर हुआ था, स्लाइड कर गया था, सबसे बड़ा स्लाइड कह सकते हैं आप, ठीक है। इसमें बेसिकली OB का जो डंप था वो डंप स्लाइड हुआ था, और 9.5 मिलियन क्यूबिक मीटर का मिट्टी हटाना पड़ा था। भाई क्या मैं बताऊं आपको, मशीन से लेके आदमी सब एकदम दब गया था मलबा में। निकालने में 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर का समय लग गया, पूरा निकालने में, रेस्क्यू करने में हफ्ता भर लग गया, बॉडी निकालने में बहुत, मतलब बॉडी नहीं मिला यार। और ये तो मैं सरकारी डाटा बोल रहा हूँ, 20+। वहां पे आपका माँ अम्बे माइनिंग चलाता था, ठीक है, आउटसोर्सिंग कंपनी है, अब मैं क्या ही बोलूं यार। तो ये कंपनी में बहुत सारे प्राइवेट वर्कर थे,
अब ये वर्कर का क्या कंडीशन रहा इसके बारे में तो कुछ जानकारी ही नहीं मिला। तो जो सरकारी वाले होते हैं उनका तो डाटा रहेगा ही, प्राइवेट वाले का दब जाता है। दूसरा है तालचेर का। तालचेर का मैंने आपको बताया कि तालचेर में एक आपका कोल माइंस था, तालचेर कोल माइंस, जहां पे, जो कि एमसीएल के अंदर में पड़ता है, जहां पे 2019 में एक डिजास्टर हुआ था। याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें कोल डंप का स्लाइड हुआ था। कहाँ क्या हुआ था? कोल डंप का स्लाइड हुआ था, ठीक है। इसमें 10 से ज्यादा लोग इसमें भी फेटल हो गए थे। दूसरा नंबर का स्लाइड था, सबसे बड़ा स्लाइड में से, ठीक है। तीसरा नंबर के बारे में हमने आपको बताया, जो किताब में मिलेगा नहीं, पूरी मारी ओपन कास्ट, पूरी मारी ओपन कास्ट माइंस का कोलैप्स। ये हजारीबाग में पड़ता है, ये सीसीएल के अंडर आता है। इसमें 2 लोग किल हुए थे, 2 लोग का फेटल हुआ था, लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर था कि कुछ बड़ा हो सकता था। इतना बड़ा मतलब स्लाइड हुआ था कि कुछ बड़ा हो सकता था। किस्मत की बात है कि 2 ही आदमी वहां पे मौजूद थे, है ना, अनफॉर्चुनेट। उसके बाद एक जयंत ओपन कास्ट माइंस, इसमें जो स्लाइड हुआ तो बहुत बड़ा था, है ना। 85 मीटर बेंच का जो हाइट था, ठीक है, 85 मीटर हाइट का बेंच पूरा एक बार में स्लाइड कर गया था। लेकिन किस्मत था कि वो लंच के टाइम में, यानी कि जब ब्लास्टिंग हो रहा था तब हुआ था, तो वहां पे कोई आदमी था नहीं तो ये इतना बड़ा स्लाइड क्रिएट करता कि क्या बताएं, ठीक है। तो ये सब कुछ था दुर्घटनाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने आपको स्लो फेलियर के बारे में बताया कि स्लो फेल कैसे होता है, ठीक है। तो स्लो फेलियर का मैंने आपको रीजन बताया, क्यों क्यों करता है, क्या स्लो फेल होता है। उसमें हमने अपने बेडिंग प्लेन, आपको बहुत सारा मैंने बताया कि साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से बेंच का जो स्लोप था उसको अगर हम फॉलो करेंगे तब भी स्लाइड कर सकते हैं। हमको बहुत सारी और भी पैरामीटर्स को देखने पड़ते हैं, है ना। बेडिंग प्लेन क्या है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कैसे कैसे है, उसका जो रॉक का प्रॉपर्टी क्या है, इस सब चीज को देख के हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई जो बेंच का स्लाइड होता है वो जनरली 4 टाइप से फेल करता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला था प्लेनर फेलियर, इसको हम लोग ने देखा। ये क्या था, एक पर्टिकुलर बेंच था, वो बीच बीच से टूट टूट के गिर गया था, उसको बोलते थे प्लेन फेलियर या प्लेनर फेलियर। इसके बाद हमारा सर्कुलर फेलियर था। सर्कुलर फेलियर को कैसे निकालते हैं, कैसे था, वो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद था हमारा वेज फेलियर। वेज फेलियर कैसे देखते हैं, ठीक है, वेज फेलियर को हम कैसे कंसिडर करते हैं, इसके बारे में हमने बताया आपको। उसके बाद हमारा था टॉपलिंग फेलियर। टॉपलिंग फेलियर के बारे में हमने बताया कि कैसे एक बेंच जो है वो कट कट के गिरता है, ठीक है, ये बारे में बताया। अब ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है, फेलियर ड्यू टू सीयर्ड एंड डिकम्पोज्ड रॉक, ये बेसिकली सेवरल बेंचेस के लिए मिक्स हो सकता है। मतलब अगर हम प्लेनर को मिक्स कर दे टॉपलिंग के साथ तो ये हो सकता है, मतलब एकदम एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर हो गया तो कांड हो गया। फिर ये बहुत सारी किताब में दिया है, बहुत सारी किताब में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली मिक्सअप है, सबको मिला दो ना, हम एक तो बेंच बनाते हैं, ठीक है, एक बेंच बना दे, है ना। अब इस बेंच में हम टॉपलिंग भी दिखा दिए, इसको वेज फेलियर भी दिखा दिए, इसके नीचे वाला सर्कुलर भी दिखा दिए, तो ये सब हो गया हमारा बहुत बड़ा चीज। जनरली भारत में ऐसा हुआ नहीं, ये किस्मत की बात है। अब रीजन जो था वो यही था कि भाई ब्लास्टिंग के कारण, एचईएमएम के मार्चिंग के कारण, है ना, आपका पानी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में घुस जा रहा है बेंच में, रिस जा रहा है बेंच, अगर सोख ले रहा है उस चीज को, तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक। ये सब मेन कारण है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं एक चीज क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को आंसर देना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको स्लो फेलियर को रोकना है, आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे माइंड्स में ना स्लो फेलियर नहीं है, तो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए बताओ। अब ये क्वेश्चन ना घूम जाएगा आपका दिमाग कि यार ऐसा कैसा क्वेश्चन है यार, ये तो डीजे देशमुख में भी नहीं दिया है, सुनील कुमार सिंह में भी नहीं दिया है, AK गोराई में भी नहीं दिया है, कैसे देखेंगे बेंच का फेलियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मैंने आपको कहा ना कि आपको सब किताबों को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, जो किताबों में दिया हुआ नहीं है उसको दूसरे किताब से देख लीजिए, है ना। मतलब सभी किताब पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। चलिए आपका इसमें दिया हुआ है ना, समीर कुमार दास में। चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखिए फैक्ट ऑफ सेफ्टी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमेशा से वही रहा है और पुराना ही है। इसमें बोला गया है मैक्सिमम अलाउएबल बाय इफेक्टिव, यानी कि कितना अलाउ कर सकते हैं और कितना होता है, जनरली जो होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम मोबिलिटी है, और बाई नीचे लिखा हुआ है इफेक्टिव, ठीक है। कुल मिलाकर के जितना शियर स्ट्रेंथ बाय शियर स्ट्रेस, ठीक, जैसे मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। जैसे एक बेंच है, ठीक है, इस बेंच में जैसे एक आदमी है, ये आदमी को अगर हम चारों तरफ से खींचेंगे, धकेलेंगे, ठीक है, धकेलेंगे, अगर मान लीजिए चलिए इसको ना ऐसे नहीं समझते यार, ऐसे में हो जाएगा लोचा।
मान लीजिए कोई पत्थर आपका कोई ब्लॉक है, सबसे पहले तो स्ट्रेस क्या होता है, जब हम उस पर दबाव डालते हैं, जब हम उस पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, चारों तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, कोई चीज वो दबा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। बोलते हैं ना हमारे ऊपर काम का बहुत स्ट्रेस, हमारे ऊपर काम का बहुत दबाव है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब हम बेसिकली जितना वो दबाव सह सकता है उसको बोलते हैं उस चीज का स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, उस चीज का स्ट्रेंथ बोलते हैं भाई इतना ये झेल सकता है, इतना जो है ये झेल सकता है, इतना दबाव तो भाई ये झेल ही सकता है ना। तो ठीक है, अब जितना दबाव ये झेल सकता है उसको स्ट्रेंथ बोल दिए, और जितना हम दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर में उसको क्या बोल दिए, स्ट्रेस बोल दिए। क्या बोल दिए उसको, स्ट्रेस बोल दिए, ठीक है ना। अब देखो शियर लिखा हुआ है ना, तो शियर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉल ब्लॉक है या कोई भी ब्लॉक है, उसको अगर हम आपका दोनों एक्सिस पे प्रेशर डाल रहे होते हैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, है ना। तो इसके कारण जनरली क्या होता है, जो शेप होता है हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक। फिजिक्स वाला टर्मिनोलॉजी छोड़ो यार, सीधा सीधी इसमें आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि भाई हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मैक्सिमम जो हम अलाउ कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना वो सह सकता है, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव जितना वो उसमें जनरली होता है। इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत लंबा चौड़ा, देखोगे तो ये सब है, लेकिन ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब फॉर्मूला आपको देगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको नहीं देगा। अगर रहता तो हो सकता है ये भी पूछ दे, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपका जनरली बताया गया है कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, तो बोला गया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी शैल बी मोर देन 1। हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। 1.5 1.7 अगर रहेगा तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जो हमारा स्लो फेलियर होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन बोला गया है, हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी काउजेज लो रिस्क ऑफ फेलियर बाय फ्लैटिंग द स्लोप एंगल, बट इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम एक्सकवेशन ऑफ ओवरबर्डन रॉक एंड कॉस्ट, देयरफॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ऑप्टिमियम। कुल मिलाकर के बोला गया है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं 2 रखे 3 रखे तो रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए आपको खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा, जिसके लिए आपको प्रोडक्शन भी बाधित होगा, है ना, ओवरबर्डन ज्यादा हटाना पड़ेगा। इसीलिए सिंपल बोला गया है कि भाई आप 1 से ज्यादा रखिए, और सबसे बेस्ट होता है 1.5 से 1.7। ये डाटा आपको तोता जैसा रख लेना है बाबू, आपको तोता जैसा रख लेना है कि अगर बेंच फेलियर आप नहीं चाहते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक स्पेशल डाटा है कि 1.5 से लेकर के 1.7 रहेगा, तो इसको बेस्ट माना जाता है कि ये ऑप्टिमियम है, ठीक है। ये क्या है, ऑप्टिमियम है, ऑप्टिमियम है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन 1 से ज्यादा रहेगा तो चल जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा रहेगा तो हमारा बेंच जो है वो स्लाइड नहीं करेगा, बेंच हमारा फेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों डाटा याद रखना है, 1 से ज्यादा रहेगा तो बेंच फेल नहीं करेगा, और अगर पूछेगा ओपन कास्ट बेंच के लिए ऑप्टिमियम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, तो 1.5 से 1.7। अगर हमारा 1 से कम होता है, 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.3 होता है, 0.6 होता है, तो साइंटिफिक स्टडी ये कहता है कि पूरी तरह से फेल हो जाएगा, आज नहीं तो कल वो बेंच स्लाइड कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे एसएमआर है, यहाँ पे एसएमआर दिया हुआ है, एसएमआर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एसएमआर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप मास रेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप मास रेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अब देखिए जो हम आपको बेडिंग प्लेन दिखाए थे ना, फोटो बेडिंग प्लेन दिखाया था, या जॉइंट दिखाया था, या स्लोप का फेस दिखाया था, इसके हिसाब से ना बेसिकली इसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक, इसके हिसाब से इसका कुछ वैल्यू होता है ना। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का भी तरीका थोड़ा अटपटा है, s इक्वल टू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, ये सब दिमाग में नहीं रखना, इतना चक्कर नहीं रखना, क्योंकि आप गेट का एग्जाम दे नहीं रहे हैं, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए कांग्रेचुलेशन आपको सिंपल याद रखना है कि बाबू देखो ऐसा है। एसएमआर जो होता है उसको बोलते हैं स्लॉक मास रेटिंग, इसको निकालने के लिए हम लोग आरएमआर का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर बेंच का जोड़ देते हैं और उसको इंटू करते हैं, उसका कुछ फॉर्मूला है वो हमको दिमाग में नहीं रखना है, हम सिंपल ये रख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं, एसएमआर निकालने का सिंपल है।
SMR इक्वल टू जो RMR हम निकालते हैं जिस तरीके से, उस तरह से हम हर बेंच का पर्टिकुलरली RMR निकाल लेंगे, उसको एवरेज करके RMR हो जाएगा हमारा। उसके बाद हर बेंच का S1 इंटू S2 इंटू S3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंटू करके इसमें प्लस करेंगे लास्ट वाले बेंच का। ये याद रख सकते हैं, या फिर अगर ये भी नहीं याद रख सकते हैं तो इसको भी हटा दीजिए। बस इतना याद रखिए, स्लोप मास रेटिंग होता है SMR का मतलब। और इसको निकालते कैसे हैं वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि क्या उसका वैल्यू होता है SMR का। SMR का चार्ट आपको ये रहा चार्ट, ये आपको याद रखना, ठीक है। देखो अब मैं AI वाई से नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। देखो मैं अंडरलाइन कर करके एक एक लाइन पढ़ा हूँ, तब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अब यकीन मानिए मेरे को ना एक चीज पढ़ के समझ में जनरली कुछ कुछ चीजों में नहीं आता, तो उसके लिए फिर मेरे को गूगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज का हेल्प लेना पड़ता है, तब जाके फिर मैं पूरा क्लियर होता हूँ, तब मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। तो ये सब मैं पढ़ा हूँ इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। SMR मतलब होता है स्लोप मास रेटिंग। इसका एक डाटा है, एक चार्ट है, ये चार्ट आपको याद रखना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या फिर मैं ये PDF ऑब्वियस बात है डालूंगा ही। देखो सबसे पहले 0 से 20 अगर रहेगा तो इसको हम लोग वेरी बेड कैटेगरी में रखते हैं कि भाई जो हमारा स्लोप है, बेंच का स्लोप है, उसका SMR जो हम निकाल रहे हैं, या डंप स्लोप है उसका जो SMR निकाल रहे हैं, बहुत खराब है, बहुत खराब। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कांड हो जाएगा, बड़ा कांड हो जाएगा। बिग प्लानर और सॉइल लाइक री एक्सकवेशन, इसके लिए हमको जरूरत पड़ता है कि हम उस जगह को फिर से हटाए, काट दे, हटा दे। अगर हमारा 21 से 40 है तो हम इसको अनस्टेबल कहते हैं, इसको हम लोग बेड कहते हैं कि भाई ये बेड है हमारा और ये अनस्टेबल है ना। इसमें भी कुछ हो सकता है, इसमें प्लेनर या फिर वेजेस टाइप के फेलियर हो सकते हैं, बड़े फेलियर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमको करेक्टिव करना पड़ेगा, बहुत सारे जो बोल्टिंग आपका बोल्टिंग होता है, ये सब मैं अगले क्लास में बताऊंगा, सब करना पड़ता है। इसके बाद अगर 41 से 60 है तो ये मतलब है नॉर्मल है, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं पार्शियली स्टेबल है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन है स्टेबल है, ठीक है। इस केस में हमारा कुछ कुछ तरीका है जिससे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद अगर 61 से 60 है तो हम बोलेंगे गुड है, स्टेबल है। 61 से 60 है अगर हमारा, तो ये क्या है, गुड है, स्टेबल है, हमारा ठीक है। तो इसके लिए हमारा अगर कभी फ्यूचर में फेलियर भी हुआ तो कुछ ही ब्लॉक के हो सकते हैं, है ना। तो ओकेजनल हम अगर बोल्टिंग कर दे, कभी कभार अगर हमारा मान लीजिए कोई बेंच खराब हो गया तो उसमें हम थोड़ा बहुत सुधार कर ले, हमारा ठीक रहेगा, लेकिन है स्टेबल, है ना, ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 81 से 100 है, मतलब 81 to 100 है, तो इसको वेरी गुड कैटेगरी में मानते हैं। ये बोलते हैं कंप्लीटली स्टेबल है और इसके लिए हमको कुछ करने का दरकार नहीं, छोड़ दो ऐसी, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा अच्छा चट्टान है कि उसको तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्लोप फेल होगा या नहीं ये डिपेंड करता है स्लोप मास रेटिंग पे। और ये वाला डाटा आपको याद रखना है, कौन कौन सा लाइन, सबसे पहले तो ये लाइन, ठीक है, उसके बाद ये लाइन, है ना। अब 1 2 3 4 तो आप लिख ही लोगे यार, है ना। उसके बाद ये वाला लाइन, बाकी ये दोनों अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपका। स्लोप मास रेटिंग क्या होता है, स्लोप मास रेटिंग कैसे निकालते हैं, स्लोप मास रेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आपका जो अलग अलग टाइप के बेंच स्लोप फेलियर थे उसके बारे में आपने पढ़ा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखना चाहिए, ऑप्टिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, इसके बारे में आपने जानकारी दिया। इसके बाद आखिर बेंच स्लाइड करता है तो क्यों करता है, उसका क्या कारण है, कितने कितने टाइप के बेंच आपके स्लोप फेलियर होते हैं, उसके बारे में आपने देखा, ठीक है। उसके बाद आप स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में जाने। तो कुल मिलाकर के आज का जो टॉपिक था पूरा पूरी स्लोप के ऊपर था, बेंच स्लोप के ऊपर था। अगले क्लास में हम लोग डंप स्लोप और उसको रेक्टिफाई करने का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं बाबू, बहुत जरा लंबा नहीं करते इसको, ठीक है। देखो डिजाइन ऑफ फॉल रोड दिया है ना, देखो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में जाओ ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब पढ़ाएंगे स्लोप फेलियर, जो आज हम पढ़ाएं, आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पढ़ाएंगे हम सब, टेंशन मत लीजिए, बस जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें हम आपको ज्यादा समय देंगे ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज घुस जाए, है ना। तो बाबू आज का क्लास सबको समझ में आ गया, एक बार बताइए मेरे को। अच्छा क्लास के लिए स्क्रीनशॉट में ऑन कर दूंगा, ठीक है। आज का क्लास आपको समझ में आ गया बाबू, कोई समस्या नहीं है, चलो ठीक है। देखो आज टॉपिक छोटा था लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए आज का टॉपिक को हम थोड़ा लंबा खींचे हैं, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए कि चीज को आप बहुत अच्छे से समझे हैं। बाकी अगले क्लास से फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आपका अगला क्लास कल होगा, क्योंकि डेली आपका क्लास ले रहा हूँ, तो अगला क्लास कल होगा, ठीक है। बाकी एक बार मैं फिर से देखता हूँ, यूट्यूब में डालूंगा मन किया तो अगर यूट्यूब से आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं NCL का डेली क्लास होता है
तो इसमें आप ब्लैक डायमंड ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपका 4.8 रेटिंग के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैक डायमंड का लोगो, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप जाके डायरेक्टली बैचेस को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्स सेक्शन में जाना है और जाने के बाद जो भी बैच आप चाहें, एनसीएल का स्पेशल बैच जिसका मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ये है एनसीएल स्पेशल माइनिंग सरदार बैच, इसमें मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास लूंगा। और एमसीएल डब्ल्यूसीएल का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें मैं बता दूं कि एमसीएल में आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर डाला हुआ है। इसमें मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास मैंने बहुत पहले इसमें ले चुका है। फिर भी मैं लाइव क्लास लूंगा एमसीएल डब्ल्यूसीएल का कॉमन, लेकिन उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और डब्ल्यूसीएल के लिए मैं स्पेशल फोल्डर बना के एक करके वीडियो लेक्चर इसमें डाल रहा हूँ जो आपके काम का हो। या तो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा या तो मेरे पुराने लेक्चर्स भी हो सकते हैं रहे, है ना, लेकिन क्वेश्चन जो है वो लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।